नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के अभियान हम तैयार हैं की, जो बीजेपी का दिग्विजयी घोड़ा छोड़े जाने का जवाब है। कांग्रेस बीजेपी के दिग्विजयी घोड़ा पकड़ने के लिए सेना तैयार कर रही है। क्या है तैयारी कांग्रेस की, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। हम तैयार हैं। बीजेपी द्वारा दिग्विजयी घोड़ा छोड़े जाने के बीच कांग्रेस हम तैयार हैं के बैनर तले अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की झूठी सेना से लड़ने के लिए कांग्रेस की फौज तैयार करने के लिए संभागीय सम्मेलन के बाद अब जिला और विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के 4 महीने शेष हैं। इस बीच बीजेपी ने जहां दिग्विजयी घोड़ा छोड़े जाने जैसे बयान देकर कांग्रेस को घोड़ा रोकने की चुनौती दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हम तैयार हैं नाम से नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि संभागीय स्तरीय सम्मेलन के बाद शैलजा जी के निर्देश पर जिला और विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों का जवाब दिया जा सके। एक तरफ ये है कि कांग्रेस का इतिहास और कांग्रेस के हमारे नेताओं का योगदान आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में क्या क्या भूमिका रही। दूसरी तरफ जिससे आज हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई है वैचारिक। तो उनके विचार क्या हैं और हमारे विचार क्या हैं, हमारे नेताओं के योगदान क्या रहा, उनके नेताओं के योगदान क्या रहा, उनकी भूमिका क्या रही, इन सारे विषयों को पार्टी पदाधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। और यूपी सरकार की उपलब्धि और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि और बूथ मैनेजमेंट, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस अब की बार 75 पार के नारे के साथ अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए चुनाव के लिए प्रशिक्षित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने से पहले अपने नेताओं को एकजुट कर ले, क्योंकि उनके ही स्वर अलग अलग हैं और वे चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे ये देखना होगा। मुख्यमंत्री जी मुंगेरी लाल के हंसनी सपन दिखते रहे। पहले अपने मंत्रियों को तो संतुष्ट कर लें। टीएस सिंहदेव साहब का क्या हालचाल है? हर 15-20 दिन में वो बयान देते हैं। जय सिंह जी अग्रवाल ने खुलेआम कोरबा के तात्कालिक कलेक्टर को सबसे भ्रष्ट कलेक्टर बताया था। चन्नी साहू जी, उनके पति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गया इसी सरकार में। मोहन मरकाम जी ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया बस्तर में डीएमएफ का। बृहस्पति सिंह जी ड्यूटी पर रहते हुए कर्मचारी को हाथापाई करते हैं। कौन संतुष्ट है? तो पहले अपने लोगों को संतुष्ट कर ले, फिर 75 पार की बात करेंगे। तो दोनों ही खेमे में तैयारियां शुरू हैं। बीजेपी ने दिग्विजयी घोड़ा भी छोड़ दिया है और कांग्रेस ने उसे पकड़ने के लिए हम तैयार हैं संकल्प के साथ आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर है मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी की तरफ से हर संभव कोशिश की जाएगी। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज आवर, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कोई दिग्विजयी घोड़ा छोड़ रहा है तो कोई उस घोड़े को पकड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है। सेना तैयार कर रहा है, फौज तैयार कर रहा है। और इसके लिए जो संभागीय सम्मेलन तो हुआ ही, अब विधानसभा स्तर पर भी बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और किस तरह से घोड़े को पकड़ा जाए इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि जो बीजेपी है उसने घोड़ा कहा है कि हमने छोड़ा है, लेकिन इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने यह बात कही थी, पहला अपना दम तो देख लें, यानी कि घोड़ा है कहां, यह भी देखने वाली बात है। अब आज इस कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि घोड़ा जो छोड़ा गया है
अगर है ही नहीं तो पकड़ने की तैयारी क्यों? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सौरभ साहू कांग्रेस प्रवक्ता, प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रवीण साहू जी आपसे। बीजेपी ने घोड़ा छोड़ दिया है, दिग्विजय का घोड़ा छोड़ा है। दिग्विजय का घोड़ा, तो कल भी एक प्रश्न मेरा यही था कि जो राजा होता है वो राजसूय यज्ञ करता है और उसके बाद घोड़ा छोड़ा जाता है। खैर, अपने आप को भावी राजा समझते हुए बीजेपी ने घोड़ा तो छोड़ दिया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कहीं, कांग्रेस का कहना है। जवाब दीजिए। हुए जी हाँ, छत्तीसगढ़ मतारी को प्रणाम करता हूँ। आपके सामान्य चल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आप जो आपने कहा कि आप राजा की अपेक्षा कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन मोदी जी भी स्वयं को अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम राजा की बात तो हम करते ही नहीं। दूसरी ओर जैसा आज कार्यक्रम का टाइटल है, हम तैयार हैं, निश्चित रूप से हम तैयार हैं। और जनता ये जानती है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने 4.5 वर्षों में जो कहीं ना कहीं घोटालों की, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है, उसको हम जनता के समक्ष और प्रस्तुत करेंगे और जनता को, छत्तीसगढ़ मतारी को हम बचाकर रहेंगे। इस विषय को हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एनएसयूआई के सम्मेलन में आदरणीय बघेल जी ने कहा कि सत्ता तो प्राप्त कर लिया, लेकिन सत्ता को दोहराना चुनौती है। चुनौती इसलिए है, कठिन इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, काम निश्चित रूप से किया, भ्रष्टाचार करने में, घोटाले करने में, चाहे शराब की घोटाला हो, चाहे चावल का घोटाला हो, या पीएससी घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, अनेक घोटाले में बिल्कुल इन्होंने सामंजस्य प्राप्त करते हुए कार्य किए, लेकिन जनहित में एक भी काम नहीं किया है। इनके विषय में, इनके जन घोषणा पत्र में विषय था शराबबंदी। आज आदरणीय भूपेश बघेल जी कहते हैं कि शराबबंदी नहीं करेंगे, हम नशाबंदी करेंगे। आज इनको 4.5 वर्षों के बाद नशाबंदी की याद आ रही है। कोई काम इन्होंने नहीं किया। आप जाकर देखिए प्रदेश की सड़कों के हाल क्या है, पूरे सड़कों में गड्ढे हैं, कोई आप काम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आदरणीय टीएस सिंहदेव जी अपने ही सरकार से पंचायत विभाग से इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे के पत्र में लिखते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, और जो प्रधानमंत्री आवास गरीब लोगों के लिए बनना चाहिए था और हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए था, जो निर्माण होने चाहिए थे, वो इस सरकार के कारण नहीं हो पाए। यानी नंबर 2 की हैसियत रखने वाले टीएस सिंहदेव जी जब अपने सरकार के कार्य पर ही प्रश्न उठा रहे, तो जनता जानती है कि किस प्रकार इन्होंने झूठ की कहीं ना कहीं पराकाष्ठा करते हुए सत्ता प्राप्त की, और इस झूठ का जो पर्दाफाश हो चुका है, और आने वाले 6 महीने के बाद कभी ये सत्ता में नहीं आएंगे। भाई, मैं आपको अनेक प्रमाण दे सकता हूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है। अगर जो आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई तर्क होगा, ठीक है, और तर्क आपने बताया भी। कांग्रेस के पास हम जाना चाहेंगे। सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता, अभी तो कल ये हो रहा था कि घोड़ा है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जब घोड़ा नहीं है, दिग्विजय का घोड़ा बीजेपी ने जो छोड़ा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये सोसेबाजी है, तो उसके लिए तैयारी क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए देवेंद्र जी, यहाँ पर जो तैयारी की बात चल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तैयारी चल रही है, और अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करना और उनके लिए उनको प्रशिक्षण देना, ये हर चुनावी दल करता है, या एक जिनका एक मैनेजमेंट अच्छा है कहना चाहिए, ऐसा दल तो जरूर करेगा चुनाव के पहले, चाहे वो संभाग स्तरीय हो, जिला स्तरीय हो, और अलग अलग स्तर पे बूथ लेवल तक भी सभी को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाए। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये टैगलाइन क्यों लगा दिया आपने कि दिग्विजय का घोड़ा पकड़ने की तैयारी चल रही है? देवेंद्र जी, उसी पे आ रहा हूं मैं। सबसे पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता से भी ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर दिग्विजयी घोड़ा का मतलब इनका ये है क्या कि सीएम का चेहरा को ये दिग्विजयी घोड़ा बोल रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये भी बता दें कि दिग्विजयी घोड़ा और चेहरा, किस चेहरे पे ये चुनाव लड़ेंगे जी। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि 2 नंबर का स्थान रखने वाले टीएस बाबा की बात इन्होंने की, तो हमारी पार्टी में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, 1 नंबर 2 नंबर वाली कोई बात नहीं है। सीएम साहब को उनकी सीएम की जिम्मेदारी दी गई है और वो उसका निर्वहन कर रहे हैं।
टीएस बाबा जी को जो जवाबदारी दी गई, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने ठीक है पंचायत विभाग किन्हीं कारणों से छोड़ा, लेकिन आपने कहा कि पार्टी ने दिया, तो क्या पार्टी ने छीना उनसे ये दायित्व? पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी के कार्यों में साथ दिया है। पार्टी ने दायित्व दिया, मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी, आपको भी यहाँ पर आप फंस चुके हैं सौरभ जी, फंस चुके हैं। मान लीजिए आप एक तरफ कहते हैं कि लोकतंत्र आपके पार्टी में, पार्टी ने दायित्व दिया, लेकिन टीएस सिंहदेव जी ने दखलंदाजी से नाराज होते हुए अपने विभाग को लेके जाएंगे आप जनता के बीच। अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा भी है किए गए काम है। भ्रष्टाचार की बात नंबर 2 समझ रहे थे, लेकिन आज इस प्रकार कह रहे हैं कि उनकी नंबर 2 की हैसियत नहीं है। निश्चित रूप से आप उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, एक सज्जन व्यक्ति की उपेक्षा करना कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। इतने सज्जन व्यक्ति हैं जिनको भ्रम में रखते हुए सरकार स्थापित की गई, कहा गया कि 2.5 वर्ष का फॉर्मूला होगा, और उन्होंने बार बार कहा कि बंद कमरे की बात बाहर कर दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं उनकी सज्जनता का परिचय दिया कि शीशे को बाहर नहीं रखा, लेकिन अपने पीड़ा को व्यक्त करते हुए उन्हें तो सबसे पहले तो भाजपा अपनी चिंता के समक्ष रखा, और अंततः पंचायत विभाग से इनको त्यागपत्र देना पड़ा। इतना आप इनको टॉर्चर कर दिया, अपनी चिंता करें व्यक्ति को राजनीतिक पृथक होना पड़ा अपने विभाग से। हम तो हर तरफ से तैयार हैं और हमारी तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव का हो चुका है और आने वाले जो वर्षों में 2024 में लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी हम ये एक सवाल का जवाब आप दीजिए प्रवीण साहू जी। जी सौरभ साहू जी के एक प्रश्न का जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा है कि घोड़ा से तात्पर्य क्या है, दिग्विजयी घोड़े से तात्पर्य क्या है, क्या सीएम चेहरा घोड़ा है? ये जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर संजय शेखर जी के पास आना चाहिए। चेहरे पर कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय माथुर जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारा चेहरा है, हमारे लिए कमल का फूल ही चेहरा है, कोई व्यक्ति के चेहरे पर नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर राज्य में हमारी रणनीति अलग होती है। और जी ध्यान से सुनिएगा, 2003 में एमपी में उमा जी जो है हमारे चेहरा थे, लेकिन महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं था, यूपी में कोई चेहरा नहीं था, लेकिन बाद में चेहरा लाया गया। उस प्रकार गुजरात में चेहरा था। प्रत्येक राज्य के हिसाब से हमारा चेहरा या होगा या नहीं होगा हम तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप तय कर लीजिए कि 2.5 साल के फॉर्मूले के नहीं, घोड़ा कौन है? घोड़ा क्या है? दिग्विजयी घोड़ा क्या है? कौन है? किसे मानती है बीजेपी? हम सभी जो है भारत माता के सपूत है, और भारत माता की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, छत्तीसगढ़ माता की अस्मिता की रक्षा करने के लिए हम स्वयं जो है यहाँ पर तो इससे इनकार कौन कर रहा है सर? लेकिन हम घोड़े पूछ रहे हैं ना, दिग्विजय का घोड़ा आप लोगों ने छोड़ा है, तो कौन है ये चीज? अगर आप ही के शब्दों की हम बात करें तो भाई हम प्रत्येक व्यक्ति हैं जो भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु अग्रणी बनाने के लिए हम सब स्वयं काम कर रहे हैं। तो अगर जो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में आप हरा देंगे तो विश्व गुरु बन जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम अपने भारत के भीतर जो कहीं ना कहीं असुर बैठे, कालनेमी बैठे, ऐसे असुर को हम नाश करेंगे और निश्चित रूप से फिर हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे। तो क्या कालनेमी कांग्रेस है? क्या कालनेमी? निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस ही कालनेमी है, जो अब छद्म रूप धारण कर रही है धर्म के हित में। बता दे प्रवीण जी, कालनेमी क्यों कह रहे हैं आप? अब आधार भी बता दीजिए सर। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए देवेंद्र जी, मैं इनसे पूछता हूं कि राजीव गांधी जी ज्यादा बड़े हैं कि प्रभु श्री राम बड़े हैं? आपको बताना चाहूंगा कि वीआईपी रोड में रायपुर में बड़ा श्री राम जी का मंदिर है। उस मार्ग को इन्होंने श्री राम जी के नाम के स्थान पर या श्री राम जी का नाम ना करके राजीव गांधी जी के नाम पर कर दिया। अरे कहीं और कर लेते, लेकिन जहां पर श्री राम जी का भव्य मंदिर है, पूरा प्रदेश जहां पर उनके दर्शन करने आता है, वहां के मार्ग को आपने श्री राम जी का नाम ना देकर प्रभु श्री राम का अपमान किया है। तो आप कालनी में नहीं तो और क्या है बताइए आप? चलिए ठीक है डॉक्टर संजय शेखर आपके पास हम आएंगे, लेकिन जवाब ले लें पहले जी, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। जी सौरभ जी। जी इन्होंने कहा कि श्री राम बड़े हैं या स्वर्गीय राजीव गांधी जी बड़े हैं, तो किसी तरीके से ये दोनों को सेम प्लेटफॉर्म को देवेंद्र जी, जिस तरीके से कोई भी चीजों का कंपेयर किया जाता है कभी भी, तो आप सेम प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। ये तो बिल्कुल अलग है। क्या है, भाजपा के लोग कहीं ना कहीं धर्म को घुसाना ही चाहते हैं। धर्म एक अलग विषय है, धर्म को चुनाव के लिए मुझे लगता है कि केवल अपने पार्टी आला कमान का नाम ही राजीव गांधी जी के नाम पे
अगर किया तो हम अभी सत्ता में है और राजीव गांधी जी का इस देश के विकास में, इस देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण मतलब आपके कहने का मतलब प्रभु श्री राम जी का इस देश में कोई योगदान नहीं है। आप अगर तुलना कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम और राजीव गांधी में, मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी की इस देश में कोई भूमिका नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बोल दीजिए, बोल दीजिए, करंट लग जाता है, सम्मानित चैनल के सामने बोल दीजिए कि प्रभु श्री राम जी को नहीं मानते हैं। 2007 में आपने हलफनामा देकर तो कह ही दिया था, है राम को मानने वाले, कांग्रेस में जो कह दिया था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक किरदार है। आज आप भी बोल दीजिए 2023 में व्यक्तिगत विषय है और इसमें जो आस्था है ये भी एक व्यक्तिगत विषय है। श्री राम जी से इतनी नफरत क्यों करते ठीक हैं है, आप लोग? ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। ठीक है सर, हम आप लोगों के पास आएंगे जी। डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल वही घोड़े का ही है सर। क्या आपको दिख रहा है घोड़े को लेकर के, दिग्विजयी घोड़े को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो राजनीति चल रही है? एक बार कहा जा रहा है हमने दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया, दूसरा कह रहा है हम तैयार हैं पकड़ने के लिए और तैयारी कर रहे हैं, लेकिन घोड़ा है कौन? आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, घोड़ा एक प्रतीक के रूप में अजय चंद्राकर जी ने कहा कि हमने जो है दिग्विजय घोड़ा छोड़ दिया है, यानी हमारी तैयारी पूरी है, हम पूरी तरीके से तैयार है, हम जो है दिग्विजय के लिए निकल चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता निकल चुके हैं, हमारे नेता निकल चुके हैं। अब आप अगर कांग्रेस चाहे तो इसको रोक सकते हैं तो रोक ले। एक उनके कहने का आशय था, यहाँ कोई घोड़ा होगा और उसको छोड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं थी। वो एक प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने शब्दों की बात कही थी। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने बाकायदा कल से जो इनका विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है, उसके पीछे जो बैनर लगाया गया है, उस पीछे बैनर को आप देखेंगे तो उस बैनर में बाकायदा सीधा लिखा गया है हम तैयार हैं। उसमें लिखा गया है हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि संकेतों में सवाल जवाब हो रहे हैं। एक तरफ दिग्विजय घोड़ा छोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ संकेतों से कह दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से। उसमें कार्यकर्ताओं को भी जोश भरने की कोशिश की जा रही है, कार्यकर्ताओं की मनोभाव को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और कल पाटन में पहला सम्मेलन इसकी शुरुआत हुई और पाटन में मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं केवल जो है यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आऊंगा और जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम तैयार हैं। तो उसी तरीके से सब जगह इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक प्रतीकात्मक रूप से कहा जा रहा है कि हम तैयार हैं। आज इधर तो से कहा जा रहा है कि हम घोड़ा छोड़ रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो कुल मिलाकर के प्रतीकात्मक जो है एक तरीके से हमले हो रहे हैं जी। लेकिन इस घोड़े को लेकर जो कल बयानबाजी हुई थी कि पहले अपना दम देख लीजिए, घोड़ा कहाँ है, कल ये बातें हुई थी, आज ये हो रहा है कि हम तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस घोड़े की जो सगुफा छोड़ा गया है बीजेपी के द्वारा, उसमें बयानों के द्वारा फंसती हुई नजर आ रही है? नहीं, देखिए, ये प्रतीकात्मक रूप से जवाब दिया जा रहा है, बाकी इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। दरअसल प्रतीकात्मक रूप से कहा गया था तो क्योंकि अजय चंद्राकर ने बयान दिया था। ये नहीं, कल तो इसी प्रतीक के रूप में जो बयान दिया गया था, कल जो इसी प्रतीक के रूप में जो बयान दिया गया था, उसमें इससे यह आभास हो रहा था कि घोड़ा तो सिर्फ सगुफा है। तो अगर जो मतलब जीत इनका एक सगुफा है कि हम तैयार हैं, एक सगुफा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है नहीं तो आज हम तैयार हैं, इस प्रतीक की क्या आवश्यकता थी? जब कुछ है ही नहीं तो तैयार किस बात का घोड़ा पकड़ने के लिए? नहीं, देखिए, प्रतीक है तो प्रतीक के तौर पर कांग्रेस ने भी उसको स्वीकार करती है। और जो चीजें हैं, देखिए, धरातल की बात तो ये है कि 4 महीने बाद चुनाव है, 4 महीने और मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होना है। तो और जो स्थिति है, देखिए, कांग्रेस अभी 71 सीटों पर है छत्तीसगढ़ में जी। बड़ा आंकड़ा होता है 90 विधानसभा में अगर 71 सीट अगर कांग्रेस के पास है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा जी।
भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीट है। भारतीय जनता पार्टी को 14 से अगर जीत हासिल करनी है तो पहुंचना पड़ेगा 46 तक जी। और अगर कांग्रेस को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है तो कम से कम 71 में से 46 सीट बरकरार रखनी पड़ेगी। दोनों के सामने चुनौती है, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का डर भी ज्यादा कांग्रेस के पास है। क्योंकि अगर थोड़ा देर के लिए कह दे कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत सारे विधायकों के टिकट काटने की भी तैयारी चल रही है। तो ये भी कांग्रेस के सामने चुनौती है। ठीक है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सामने चुनौती ये है कि 14 का सीट है, 14 से आप कितना बढ़ेंगे, कितना आप 46 तक पहुंचने में एक बड़ा लंबा रास्ता आपको तय करना है। ठीक है। तो दोनों ही तरफ से सेना पूरी तैयारी के साथ एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए जो है दम भर रही है। जी, दम भर रही है जी। प्रवीण साहू जी, आप कुछ दिखा रहे थे बार बार, क्या दिखा रहे थे, पहले ये स्पष्ट कीजिए जी। देखिए, मैं ये जो कांग्रेस के कारनामे हैं उसके हर एक जो फेहरिस्ट है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार एक कटआउट में दिखता है कि एक के दिन में जो है ना, गाय के गोबर 230 क्विंटल बेच दिया जाता है और 46 का भुगतान किया जाता है। इतना गोबर तो गाय एक दिन में दे ही नहीं सकता। एक घटना। दूसरी घटना, यहाँ पे सुकमा के एसपी लिखते हैं धर्मांतरण के विषय में चिट्ठी। वैसे ही मैंने आपको विषय दिखाया कि बस्तर के जो कमिश्नर वो धर्मांतरण के विषय में चिट्ठी लिख रहे हैं। एक और देखिए, इन्होंने गाय या किसी विषय को छोड़ा ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बगैर गोबर खरीदे 4,60,000 का भुगतान। अनेक विषय और तो और छोड़िए, मैं आपको इनके सामंजस्य का विषय दिखाता हूँ कि जहां पर एक कांग्रेसी पार्षद एक कांग्रेसी नेता का कलेक्टर के पास जो है कहीं ना कंप्लेन करता है कि कांग्रेसी नेता अपने बार में शराब बेचता है, और विरोध करने वाला भी कौन है, कांग्रेसी पार्षद। यानी जिस प्रकार 70 संगठन में कहीं ना कहीं विरोधाभास है, वो इन खबरों के माध्यम से जनता जान रही है। ऐसे अनेक प्रमाण है। शराब घोटाला 2,000 करोड़ का, चावल घोटाला 5,000 करोड़ का, कोयले की दलाली 25 रुपए प्रति टन, ऐसे अनेक उदाहरण है। मैं तो सिर्फ बहुत 2-4 आपको उदाहरण दिया हूं, हजारों उदाहरण तो कांग्रेस ने स्वयं प्रस्तुत किया है। और जो ये बोल रहे हैं हम तैयार हैं, जैसे आदरणीय स्टेट हेड ने कहा कि पीछे लिखा हुआ है हम तैयार है, एक लाइन नीचे नहीं लिखा हुआ है हम तैयार है, लेकिन वापस जाने के लिए इतने इन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दिए, घोटालों की पराकाष्ठा कर दिए, इनको निश्चित रूप से मालूम है कि इनकी सरकार नहीं आने वाली है। और जो जिस प्रकार एनएसयूआई के सम्मेलन में आदरणीय बघेल जी ने कहा कि हम सत्ता तो पा लेते हैं लेकिन सत्ता की वापसी कठिन है, निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी को यह ज्ञात है कि दोबारा नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। सौरभ साहू जी, जो भी चीजें पुख्ता पूरी तैयारी के साथ जो प्रवीण साहू जी ने जो दिखाया है, उसका जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं एक एक करके सब चीजों का जवाब दे देता हूं देवेंद्र जी। सबसे पहले मैं आदरणीय स्टेट हेड जी का जो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं वाली जो एक सिगोपा इनके दिग्विजय घोड़े के चल रहा है, तो हम तैयार हैं का नारा तो सीएम भूपेश बघेल जी ने अपने पूर्व के ट्वीट में 5-6 दिन पहले और उसके भी पहले की मुझे जहां तक याद आ रहा है, जब भी संभागीय सम्मेलन से आते थे तो वो जब अपने ऑफिशियल पेज पे वो पोस्ट करते थे तो उसके सबसे शुरुआत में लिखा रहता था कि हम तैयार हैं। तो हम तैयार हैं वाला ये इनके दिग्विजय घोड़े के पीछे नहीं आया है। हम पहले थे कि हम तैयार हैं और जिस तरीके से हमारी तैयारियां चल रही है उसके आधार पर क्या आप शराबबंदी के लिए तैयार हैं? पॉइंट नंबर 14 याद है आपने जनघोषणा पत्र का? घोड़ा हमने शराबबंदी के लिए तैयार हैं? प्रवीण जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैं हर बात का जवाब दे देता हूँ। बस एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। धर्मांतरण की बात इन्होंने की तो धर्मांतरण पे एसपी ने चिट्ठी लिखी, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। गाय के बारे में इन्होंने बोला तो वहां पर भी कार्रवाई हुई। यहाँ पर जो बिरनपुर की घटना है वहां पर भी कार्रवाई हुई। शराबबंदी के लिए आप तैयार हैं? अहम ये होता है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो संवेदनशील सरकार उसके आधार पे उसके जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उन्हें बर्खास्त भी करती है और उस पर ये कार्रवाई भी करती है। और सबसे अच्छी बात प्रवीण जी ने भी अपने बात में कही दी कि यहाँ कांग्रेस का ही नेता, कांग्रेस के ही किसी, अगर कोई कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता या नेता कोई गलत कार्य कर रहा है तो कांग्रेस का व्यक्ति ही उसको उजागर कर रहा है और उसके ऊपर भी
सरकार एक्शन लेती है। यहाँ आपकी केंद्र सरकार देख लीजिए, यहाँ विपक्षियों को बोलने की छूट नहीं है। तो हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सवाल पूछने की व्यवस्था है और उसका जवाब लेने की व्यवस्था है। आपके यहाँ ये व्यवस्था कहाँ है? मोदी जी कहाँ चले जाते हैं जब हम सवाल पूछते हैं? वो वहाँ पर षड्यंत्र करके हमारे सांसद को बर्खास्त कर देते हैं, मानहानि के मुद्दे में किसी भी तरीके से। जो पूरे इतिहास में सबसे बड़ी घटना राहुल गांधी जी के साथ हुई वो क्या है, तो जवाब देना आप लोगों को नहीं आता। बृजभूषण सिंह का उदाहरण देख लीजिए, पूरा देश देख रहा है। वहां पर हमारी जो पहलवान है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आपके राज वो लोगों का क्या हाल हो गया है? उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है। लगाने वाला आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं देवेंद्र जी, यहाँ स्वयं एक विधायक होकर मंत्री पर तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनकी ताजपोशी होती है, ऐसा लगता है इनको। संसद भवन का उद्घाटन तो बृहस्पति सिंह ने अरेस्ट क्यों नहीं की? ये अगर गलत थे तो उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? संरक्षण कौन दे रहा है बताइए? तो उस तरीके से तो ये लोकतांत्रिक बृहस्पति सिंह अपने ही मंत्री पर हत्या का आरोप लगाते हैं और इनको धर्म के आधार पे और कोई आरोपों के बूथ आधार का पर कार्यकर्ता आरोप नहीं लगा रहा है दूसरे कार्यकर्ता पर। एक विधायक एक मंत्री पर आरोप लगा रहा है। अरे 2 डिजिट बचा ले, हमारा तो चैलेंज है कि आप 2 संरक्षण दे रहा है बृहस्पति सिंह को? इतने बड़े संगीन आरोप लगाने के लिए तैयारी पूरी है। हमारे चाहते हैं कि कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर दिख रहा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह पर क्या जो हमारे विकास की गंगा बह रही छत्तीसगढ़ के, अरे बताइए मुझे आप, जनता तक लेके जाएंगे। बृहस्पति सिंह बैंक के कर्मी को सरेआम थप्पड़ मारते हैं, क्या कार्रवाई कर लिया आपने? वही बृहस्पति सिंह विधायक होते हैं, टीएस सेधे पर हत्या का आरोप लगाते हैं। बताइए क्या कर लिया आप? ठीक है, ठीक है, स्थितियां जो भी हों, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और वहां पर जाकर के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिएगा। यहां जो है कुछ तार्किक बातें हो जाएं, लेकिन बहुत समय आप लोगों ने ले लिया। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की सारी स्थितियों के बारे में आप परिचित हैं। बीजेपी लगातार अब अपने जीत के दावे कर रही है और कांग्रेस भी यह कह रही है कि अब ये लोग जो है सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। सवाल यहां पर यह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें तो चल रही हैं, लेकिन कौन सी ऐसी पार्टी है इन दोनों में जो जनता के मुद्दे को ज्यादा उठा रही है? देखिए, जनता के मुद्दे को उठाने का काम तो विपक्ष का होता है और सरकार तो जनता के लिए जो वादे करती है पिछले चुनाव में उसको पूरा करने का काम होता है। पिछले चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस के लिए जो सबसे पॉजिटिव चीजें मैं देखता हूं वो है कि अधिकांश जो कांग्रेस ने वायदे किए थे उसमें से अधिकांश पूरे किए हैं। कुछ चीजों को छोड़ दिए जाए तो, जिसमें शराबबंदी है जो नहीं हो पाया, और भी कुछ चीजें हैं वायदे जो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है किसानों से किया गया वादा पूरा हुआ, जिसमें ऋण माफी की बात की, कर्जा माफी किया गया। उसके बाद किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनको जो राहत राशि दी गई, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया, ये बड़ी चीज है। और यही 2 चीज ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये दोनों योजनाएं छत्तीसगढ़ के करीब करीब 70 से 75% मतदाताओं को प्रभावित करती है, जो गांव में रहती है, जो किसान है। और अगर किसान को अभी 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य न मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, तो किसान अगर देख रहा है कि मौजूदा सरकार के लौटने से हमको 2800 रुपए प्रति क्विंटल अगर धान का समर्थन मूल्य मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उसका कोई विकल्प पेश नहीं कर पाती है, तो किसान कांग्रेस को छोड़ नहीं पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पिछले 5 साल में भूपेश बघेल ने किसानों को दिया है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी इसका अगर तोड़ नहीं निकाल पाई तो उसके लिए बहुत कठिन होगा 40
के आंकड़े तक पहुंचना और सरकार में लौटना सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है। तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें पहले भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट नहीं कर पाएगी कि हम इसका क्या विकल्प दे रहे हैं, क्योंकि अभी से कह देगी तो तब सार्वजनिक हो जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी भी कोई नया विकल्प ले आएगी। तो वो जब घोषणा पत्र जारी होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका क्या विकल्प लाती है देखने वाली बात होती है। और कांग्रेस पार्टी जो अभी तक दे रही है उससे ज्यादा और क्या देगी, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो एक तरफा उस समय महिलाओं का वोट जो आया था शराबबंदी के नाम पर, उसका क्या होगा, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मैनेज करेगी, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण होगा जी। ये सारी बातें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि कोई दिग्विजय का घोड़ा दौड़ा रहा है और कोई उसे पकड़ने की दम भर रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि जनता की जो समस्याएं हैं और जनता किनके घोड़े पर अपना दांव लगा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।